जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम जानने वाले हैं ओम का नियम। आज हम चर्चा करेंगे ओम्स लॉ पर कि ओम ने क्या नियम दिया। तो ओम के नियम को जानने से पहले हम लोग कुछ ओम के नियम में कुछ आने वाले सिंबल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बिना सिंबल के ओम का नियम जानना आधा अधूरा होगा। तो पहले हम सिंबल के बारे में जानेंगे जो सिंबल ओम के नियम में प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग आने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। अवयव मतलब एलिमेंट और प्रतीक का मतलब सिंबल। जो विद्युत परिपथ में सामान्य उपयोग आने वाले कुछ एलिमेंट के सिंबल, ठीक है। इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। आइए अब हम जानते हैं क्रम संख्या अर्थात सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर, उसके बाद है हमारा एलिमेंट अवयव, और ये है प्रतीक अर्थात सिंबल। तो पहला अवयव एलिमेंट में है विद्युत सेल। हम जानेंगे विद्युत सेल का सिंबल। विद्युत सेल का सिंबल इस प्रकार से होता है, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, ठीक है। बड़ी लाइन प्लस में और छोटी लाइन को माइनस में संबोधित किया जाता है, या इसे इस प्रकार से लिखा जाता है। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। यहाँ पे तो हम लोग जाने सेल के बारे में। ये है सेलों का समूह। जिस प्रकार से घर के बच्चे खिलौना, आप लोग घर के बच्चों के लिए खिलौना खरीदे होंगे, तो जो सेल से चलता है अर्थात बैटरियों से जो चलते हैं खिलौने, तो कुछ खिलौना ऐसा होता है जो एक सेल से चलता है, कुछ 2 सेल से चलता है, कुछ 3 सेल से चलता है, कुछ 4 सेल से चलता है। तो जो एक सेल से चलता है वो इस प्रकार से उसका सिंबल होगा। लेकिन जो 2 या 2 से अधिक सेलों से चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, मतलब सेलों का समूह, जिसमें एक सेल ये है हमारा, और एक सेल यहाँ पे लगा हुआ है, और एक सेल यहाँ पे लगा हुआ है। ये 3 सेल हमारे, मतलब ये 3 सेलों का, या 3 सेलों का नहीं, बहुत सारे भी सेल हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक सेलों का एक समूह है, एक से अधिक होंगे। तीसरा है कुंजी। कुंजी अथवा स्विच। तो स्विच का हम लोग, हमारा सिंबल है एक ठो ये और एक ये दो प्रकार के सिंबल इसलिए हैं क्योंकि पहला प्रतीक में क्या है? खुली, और दूसरा क्या है? बंद। तो आप पूछेंगे ये खुली और ये बंद क्या है? तो खुले स्विच उसे कहते हैं जो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित न करें, उसके अंदर से विद्युत नहीं बहता है खुली में। बंद में क्या होता है? विद्युत बहता है। जिस प्रकार से हम लोग घर में कहते हैं पंखे का स्विच बंद कर दो, तो स्विच बंद करना और यहाँ पे खुली स्विच एक है, अर्थात हम लोग जो शब्द का प्रयोग करते हैं वह गलत है एक तरह से, ठीक है। हम लोग कहते हैं पंखे या लाइट का स्विच बंद कर दो। यहाँ पे बंद का मतलब है चालू, और खुली हुई का मतलब है बंद। हमारे पास एक स्विच है, घर पर पड़ा हुआ था, 16 एम्पियर का है। तो एक तो ये सिंबल होता है, और एक कुंजी या स्विच का एक सिंबल इस प्रकार से होता है, या एक ऐसे
खींच दिया जाता है और एक ऐसे कर दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक प्रकार से स्विच है। ठीक है, ये स्विच दाबने वाला है, जो टार्च में प्रयोग होता था पहले। स्टील के जो टार्च आते थे पीतल के, उसमें इस प्रकार के कुंजी का प्रयोग किया जाता था। जब हम लोग वो सरसों के दाने की तरह होता था बटन उसका, जब उसको हम लोग दाबते थे तो जलता था। ये है, इसको अगर दाबेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, जाकर ऐसे सट जाएगा, तो ये चालू हो जाएगा। और नहीं तो ये जब छोड़ेंगे स्प्रिंग पे होता था तो ये ऊपर उठ जाता था, मतलब ये जगह खाली हो जाता था और ये बंद हो जाता था। ठीक है, तब खुली परपथ में क्या होगा, बत्ती नहीं जलेगा, बंद परपथ में क्या होगा, बत्ती जलेगा। ठीक है, ये क्या है, ये खुली परपथ, खुली स्विच है। ठीक है, ये क्या है, खुली स्विच। और अगर इसी को ऐसे बना दिया जाए इस प्रकार से, तो ये बंद स्विच हो गया। मतलब समझिएगा, जिस प्रकार हम लोग अपने घर में पानी पाइप द्वारा भरते हैं, ठीक है, ये ऐसे, यहां पे मान लीजिए एक सॉकेट है जो पाइप को जोड़ा गया है इस सॉकेट से। ठीक है, तो हम लोग जब दो पाइप को जोड़ते हैं तो इस बगल से जब हम धारा का प्रवाह करते हैं, मतलब कि जल धारा का, तो इस बगल से वो निकलने लगता है। इसी को कहा जाए, हम लोग कहते भी हैं कि बीच से पाइप को खोल दो, बीच से पाइप को खोल दो, अर्थात जो ये ज्वाइंट है उसको इस प्रकार से कर दो, तो क्या होगा, अब तो जो पानी है, वाटर है, वो इस बगल से इस बगल नहीं जा पाएगा, एक सिरे से दूसरे सिरे पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि बीच से पाइप का मुंह खुल गया है। तो यही चीज विद्युत में भी होता है। जब कोई, मतलब कि ये जो राड है ये इसको छुए रहेगा तो इसमें से विद्युत प्रवाहित होगा, और ये जो राड है ये ऊपर उठ जाएगा, इसके टच में ही नहीं रहेगा। ये दोनों का जब आपस में कोई टच ही नहीं रहेगा तो ये विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग अपने घर में स्विच का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इस प्रकार इसको जब ऐसे दाबते हैं तो ये क्या होता है, ये जो प्लेट होता है, राड होता है, ये इस प्लेट या राड पर आकर ये ऐसे सीधा लग जाता है। तो इस बगल से लाइन विद्युत का प्रवाह किया जाए तो इस बगल विद्युत प्रवाहित होगा। ठीक है, जब हम लोग इस स्विच को ऊपर की तरफ दाबते हैं तो ये क्या होता है, ये जो नीचे का प्लेट होता है या नीचे का ये राड होता है, ये इस बिंदु से उठकर हट जाता है, कुछ दूरी पर हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में विद्युत प्रवाहित नहीं होगा, और ऐसे में विद्युत प्रवाहित होगा, और ऐसे। ये इसलिए हम लोग स्विच का प्रयोग करते हैं क्योंकि स्विच में स्प्रिंग लगाया जाता है, और स्विच में स्प्रिंग होता है तो इसलिए ये विद्युत बहुत अच्छे से उस पर जाकर चिपक जाता है। और यदि यही स्प्रिंग न लगा हो, ये इस स्प्रिंग का हम लोग प्रयोग न करें, केवल ऐसे ही तार लगाएं, तो इसमें हमेशा शॉर्ट सर्किट होता रहेगा। शॉर्ट सर्किट होने पर यह वायर गर्म होकर ये जल जाएंगे। तो हम लोग इस प्रकार का उपकरण यूज करते हैं। क्योंकि बहुत समय लग गया कुंजी के बारे में, अब आइए हम लोग जाने पांचवा, तार संधि। संधि मतलब होता है ज्वाइंट, तार मतलब वायर ज्वाइंट। तो हम लोग जैसे कि दो तार को लेते हैं, प्लायर से या किसी चीज से उसे छीलते हैं, तो हम लोग जब उसे छीलते हैं या दांत से छीलते हैं तो हम लोग आपस में उसको ऐसे ऐंठ देते हैं, तो वहां पे एक गांठ पड़ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, संधि। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, तार संधि अर्थात तार ज्वाइंट। ये इसलिए इसको दर्शाया जाता है क्योंकि जब इस प्रकार के सिंबल नहीं लगेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रीशियन हो उसे
इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिलेगा कि कहाँ पे तार खुला है, कहाँ पे ज्वाइंट है, कहाँ है। इसलिए इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग किया जाता है कि कोई भी इंजीनियर या इलेक्ट्रिशियन आए उसको पहले ही पता चल जाए कि इस जगह यहाँ पे तार खुली हुई है और इस यहाँ पे संधि होकर टेप लगाया हुआ है, यहाँ पे कोई भी और कनेक्शन किया जा सकता है। दूसरा है तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग मतलब वायर क्रॉसिंग। तो जब हम लोग दो तार ले लेंगे, जैसे यही तार है, ये तार है, इसको अगर हमको क्रॉस कराना हो तो ऐसे हो जाएगा प्लस की तरह, तो प्लस की तरह होगा। तो हम लोग यदि दोनों तार को बिना छीले हुए इंसुलेटेड वायर को जब हम लोग ऐसे करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा ये क्या है, ये ज्वाइंट भी हो सकता है। इसीलिए इसको सबको सही से पता चले, इसलिए इसको इस प्रकार से लगाया जाता है कि एक तार इधर से आया है और इस बगल से चला गया है और एक तार इसके नीचे या ऊपर से ये ऐसे चला गया है। तो जब घर में वायरिंग होता है तो बहुत सारे तार एक जगह आते हैं जंक्शन में और वहीं से सबकी हर रूम का सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार के कर दिया जाता है जिससे कि उस व्यक्ति को ये पता चल जाए कि यहाँ पे तारों का समूह है, यहाँ पे तार हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं छठा, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का सिंबल इस प्रकार से होता है, एक ऐसे लकीर खींचकर एम बना दिया जाता है और एक विद्युत बल्ब इस प्रकार का भी होता है। ठीक है, ये विद्युत बल्ब एक नीचे से तार लगता है, एक बगल से तार लगता है। ये खासकर डीसी बल्ब है और इस प्रकार से हम लोग अपने घर में देख सकते हैं कि एक 100 वाट का जो बल्ब होता है वो इस प्रकार से होता है। यहाँ पे दो बिंदुएं होती हैं और एक कांच लगा हुआ होता है और इसी में एक फिलामेंट इस प्रकार से लगा होता है। तो इस प्रकार का चित्र न बनाकर हम लोग शार्ट में इस प्रकार से बनाएंगे। प्रतिरोध मतलब रजिस्टर, मतलब रजिस्टर को इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध का ये चिन्ह है। प्रतिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। धारा नियंत्रक, ये जो सिंबल है, एक ये सिंबल और एक ये सिंबल, ये दोनों क्या होता है, ये विद्युत धारा को नियंत्रण करता है। मतलब जितना आपको विद्युत चाहिए उसको आगे पीछे कर कर उतना विद्युत आप लोग ले सकते हैं और ये नियंत्रित करेगा, कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पर। अब आइए हम लोग जानते हैं अमीटर के बारे में, जिसे एम्पियर भी कहते हैं। अमीटर जिसे एम्पियर से नापते हैं। तो ये है विद्युत धारा को मापने के लिए उपकरण। ठीक है, ये क्या करता है, अमीटर विद्युत धारा को नापता है। ठीक है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखिए ये अमीटर है और अमीटर और वोल्टमीटर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस अमीटर में ए लिखा होता है और वोल्टमीटर में भी लिखा हुआ होता है। तो अमीटर को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में। इंग्लिश मीडियम वाले जाने श्रेणी को सीरीज कहते हैं। तो हम लोग एम्पियर मीटर को किस प्रकार से ना उसकी सेटिंग करेंगे या जोड़ेंगे, इसको हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे। ठीक है, सीरीज में। और ये जैसे में हम दिखाए हैं कि यहां पे विद्युत सेल है और यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है और एक यहां पे अमीटर लगा हुआ है। अब हम जानेंगे वोल्टमीटर के बारे में। तो विद्युत विभवांतर मापने के लिए उपकरण, विद्युत के विभवांतर को मापने के लिए उपकरण है ये, इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसे किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर। समांतर मतलब पैरेलल में। ठीक है, इसको अंग्रेजी में पैरेलल कहते हैं। ठीक, ये है वोल्टमीटर का चित्र और इसको जोड़ा गया है समांतर। समांतर मतलब समान अंतर में। ठीक है, तो इसे हम किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम अर्थात पैरेलल में। ठीक है, एम्पियर मीटर को सीरीज में और वोल्टमीटर को पैरेलल में।
अब हम इसके आगे के बारे में जानेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। ओम का नियम जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ओम के नियम का प्रतिपादन किसने किया या ओम का नियम किसने दिया। ओम का नियम जर्मन एक प्रोफेसर थे, जर्मनी के, मतलब जर्मन प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने इसका प्रतिपादन किया और 1827 में। तो ओम का नियम का प्रतिपादन कब हुआ? 1827 में। किसने किया? प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने। और वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो उन्हीं के नाम पे ये ओम का नियम हुआ। एक फार्मूला है I बराबर Q बाई टी और दूसरा है V बराबर W बाई Q। तो देखिए Q दोनों में है, ठीक है। I बराबर Q बटे टी और V बराबर W बटे Q। तो हम लोग इसको जानते हैं, ये I क्या है? I आपका विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा कैसे कहते हैं? यदि हम इस समय को एक मान लें, यदि समय को हम एक मान लें तो एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश, जिसे हम लोग अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं, तो एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश क्या कहलाता है? विद्युत धारा, ठीक है। तो हम लोग अब भी मतलब वोल्टेज अर्थात विभवांतर के बारे में जानेंगे। तो विभवांतर में है W बटे Q। तो Q का हम Q को अगर हम एक मान ले तो Q बराबर क्या होता है? आवेश। Q को क्या कहते हैं? आवेश। तो एक आवेश, तो किस एकांकी धन आवेश, ठीक है, एकांकी धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर तक ले जाने के कार्य को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी एक एकांकी धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु या एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? विभवांतर। या हम कह सकते हैं कि एक सिरे से दूसरे सिरे या एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में जो विद्युत का अंतर, विद्युत विभव में अंतर पाया जाता है, विद्युत विभव में अंतर, उसे विभवांतर कहते हैं। तो ठीक है, तो हमने देखा कि यदि भी क्या है? वोल्टेज या विभवांतर। हम लोग जब बैटरी जोड़ लगाते हैं तभी धारा प्रवाह होता है। तो धारा बैटरी के कारण बहता है। बैटरी ना लगे तो धारा प्रवाही नहीं होगा। तो धारा को प्रवाह करने के लिए अर्थात आवेश को प्रवाहित करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें बैटरी का यूज करना पड़ता है। तो बैटरी में आप देखे होंगे कि एक बैटरी जो पेंसिल बैटरी है, जो रिमोट या बच्चों के खिलौने में या लाइट में लगता है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बगल में प्लस और यहाँ पे माइनस लिखा रहता है। तो ठीक है, तो विभवांतर के कारण ही ये विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो इनके बीच में कोई संबंध होगा। यदि भी के लगने पर I का प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब कि ये दोनों कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं आपस में। तो इसी संबंध को ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। इसी संबंध को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। देखिए, पहला है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? भौतिक अवस्थाएं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो सिरों का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये तो पहला आप जान गए। अब दूसरा हम लोग जाने, हम दो प्रकार से लिए हैं, दो प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, तो इसलिए दो प्रकार का ले लिया हूं। एक प्रकार का और है, और लिख देते तो दिक्कत होता। अब अभी हम बता दे रहे हैं कि तीसरे प्रकार से कैसे लिखा जाता है। ए विद्युत परिपथ में, मतलब ये विद्युत का परिपथ मतलब सर्किट, एक सर्किट में परिपथ में धातु, ठीक है। ये क्या है? धातु होना चाहिए। अधातु या उपधातु की बात यहां पे नहीं हो रही है। केवल धातु की बात हो रही है। धातु में जैसे हो गया
चांदी, कॉपर इत्यादि। तो हम लोग केवल धातु की बात करेंगे, अधातु उपधातु की बात नहीं करेंगे। तो एक विद्युत परिपथ में, परिपथ मतलब सर्किट में धातु के तार के दो सिरों के बीच, धातु मतलब मेटल आप कह सकते हैं, बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस इसको कहते हैं, जिसे भी से दर्शाया जाता है, उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट के समानुपाती होता है। ठीक है, यहां पे समानुपाती का स्थान पे यहां पे एक और दे देता है अनुक्रमानुपाती। यहां पे अनुक्रमानुपाती भी लिख देता है। अनुक्रमांक मतलब अनुक्रमानुपाती मतलब होता है कि किसी चीज का नकल मारना, अनुकरण करना, नकल मारना। ठीक है, समानुपाती मतलब होता है समान रूप से, तो दोनों में बहुत अंतर नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक विद्युत परिपथ मतलब सर्किट में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, ये है दो सिरा, एक सिरा इधर है, एक सिरा इधर है, ये है भी वोल्ट मीटर, और ये है बल्ब, जानते हैं पहले बता दिए, ये एम्पियर मीटर है। तो ठीक है, यहां पे धारा का प्रवाह नहीं होगा, यहां पे धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए हमें धारा का प्रवाह करने के लिए इसको बंद करना पड़ेगा, और ये धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है। तो धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, ये पहले के वैज्ञानिकों ने सोचा, मतलब प्लस से माइनस की ओर धारा का प्रवाह होता है। लेकिन बाद में इस पे अध्ययन किया गया तो ये पता हुआ कि नहीं, धन से ऋण की ओर नहीं, मतलब प्लस से माइनस की ओर नहीं, माइनस से प्लस की ओर धारा बहता है। लेकिन इस पे पहले ही सारे नियम कानून बना दिए गए थे, और इसको बदलने का मतलब है कि पूरे नियम कानून को बदलना पड़ता, जिसमें काफी कठिनाइयां होती। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा ठीक है, जो बन गया है, अब जाने दीजिए, छोड़िए, प्लस से माइनस की ओर ही लेके चलिए। तो पहले पता होगा मतलब प्लस से माइनस की ओर, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, माइनस से प्लस की ओर बहता है। ठीक है, अब आइए हम लोग समझिए, एक विद्युत परिपथ, ये है विद्युत का सर्किट, और इसे मैंने ऑन कर दिया है। मैं धातु के तार, ये जो इसमें तार प्रयोग किया गया है धातु का है, उसके दो सिरों के बीच, इस सिरे और इस सिरों के बीच विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी वोल्टेज, उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा मतलब आई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब हो समान अनुपात से। जिस प्रकार हम लोग समानुपात को समझने के लिए हम दो उदाहरण लेंगे। जिस प्रकार से हम लोग सबके घर पर नल का कनेक्शन छत पे रखे हुए टंकी से होता है, तो उसी से हम लोग समझेंगे। जब हमारी टंकी फर्स्ट फ्लोर पर होती है तो हमारे नल से पानी धीमे गिरता है, दूसरे फ्लोर पे जाता है तो उससे तेज पानी गिरता है, तीसरे फ्लोर पे जाता है तो उससे तेज पानी गिरता है, और चौथे फ्लोर पे जाता है तो उससे भी तेज पानी गिरता है। मतलब कि टंकी की ऊंचाई जितना ही हम बढ़ाएंगे और उसमें से बहने वाली जलधारा भी तेज होती चली जाएगी। अर्थात हम वोल्ट को जितना ही विभवांतर बढ़ाएंगे, विभवांतर बढ़ाएंगे, उतना ही हमारा क्या विद्युत धारा भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये एक समान नहीं है, हम लोग भी बराबर आई नहीं लिख सकते। क्यों भी बराबर आई नहीं लिख सकते? क्योंकि ये ऊंचाई और जलधारा में कोई मतलब बराबरी नहीं है, समानता है लेकिन बराबरी नहीं है। जैसे कि हम लोग मान लें कि यदि 1 लीटर हमको शरबत बनाने में 100 ग्राम चीनी का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, 1 लीटर पानी में अगर हमें शरबत बनाना है तो 100 ग्राम चीनी का प्रयोग किया जाता है, हम लोग करते हैं, मान लीजिए। और अगर हमें 2 लीटर पानी में शरबत बनाना हो तो उसे 200 ग्राम करना पड़ेगा चीनी की मात्रा को। अगर 3 लीटर पानी में अगर हमें शरबत बनाना हो तो 300 ग्राम हमें चीनी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जितना पानी हमारा बढ़ता गया, वाटर जितना बढ़ा, उतना ही शुगर अर्थात चीनी भी
बढ़ती चली गई, लेकिन समान ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि 1 लीटर और 100 ग्राम में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इसी प्रकार हम अगर भी बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा, लेकिन ये दोनों समान नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, ये दोनों क्या होंगे? समानुपाती। तो हम लोग समानुपाती लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे इसको भी समानुपाते आई, ठीक है। मतलब कि जितना पानी हम बढ़ाएं उतना चीनी बढ़ा, लेकिन दोनों का कोई बराबरी नहीं है। उसी प्रकार हम जितना विभवांतर बढ़ाएंगे उतना ही हमारा विद्युत धारा भी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब समान रूप से यहां पे पानी बढ़ा तो चीनी भी बढ़ गई, वहां पे टंकी की ऊंचाई बढ़ी तो वहां पे नल से पानी गिरने वाली धारा भी, और मतलब जल धारा भी बढ़ गया। उसी प्रकार ये ऐसे, ठीक है। तो हम लोग क्या जाने कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, समान अनुपात में होता है, ठीक है। समानुपाते भी समानुपाते आई, लेकिन इसमें एक शर्त है, आप ध्यान दीजिएगा। एक शर्त है, क्या है? जब ताप दाब लंबाई आदि स्थिर रहे, ठीक है। इसमें क्या है कि जब ताप और दाब और लंबाई उसकी स्थिर रहे, न कि अस्थिर, ठीक है। देखो ये इसमें दिया है, इसमें ये नहीं दिया है। आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि सर इसमें तो ताप दाब लंबाई इत्यादि दिया है, इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन इसमें दिया है। इसमें दिया है कहां पर? भौतिक अवस्थाएं, इसको भौतिक अवस्थाएं कहते हैं। बस भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, यहां पे भी दिया है ताप दाब लंबाई आदि स्थिर रहे, ठीक है। पहला तो ये हो गया भौतिक अवस्थाएं दे देगा, दूसरा दे देगा ताप दाब लंबाई में कोई बदलाव न हो, दूसरा समानुपाती के स्थान पर अनुक्रमानुपाती दे सकता है, भी समानुपाती आई। तो अगर हमें भी बराबर आई करना है, यदि हमें भी बराबर आई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें एक नियतांक लगाना पड़ेगा। नियतांक जो हम लगाएंगे मल्टीप्लाई करके इसे आर, इसे क्या कहते हैं? इसे आर को नियतांक कहते हैं हिंदी में, और इसी को ही रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप जैसे आई गुणे आर है, तो कहीं कहीं पर आप देखेंगे भी बराबर आई आर, क्योंकि ये जो गुणा का चिन्ह है ये नहीं लगता है, इसको मान लिया जाता है कि आई गुणे आर है, ठीक है। जैसे धन का चिन्ह नहीं लगता है, उसी प्रकार ये गुणे का भी चिन्ह नहीं लगता है, तो भी बराबर आई आर। ये क्या हो गया? आर क्या है? नियतांक। इसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस किस पे निर्भर करता है? रेजिस्टेंस निर्भर करता है उस पदार्थ के लंबाई, ताप, दाब आदि पर, ठीक है। रेजिस्टेंस यदि प्रश्न पूछ दे कि रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, तो रेजिस्टेंस उस पर निर्भर करता है किसके? धातु के भौतिक अवस्थाओं के ऊपर। यदि ताप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस अलग होगा, ठंडा होगा तो अलग होगा, लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस अलग होगी। तो रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है? आर निर्भर करेगा धातु के भौतिक अवस्थाओं पर, ठीक है। आइए इसे हम आसान भाषा में क्या कह सकते हैं? किसी चालक में प्रवाहित धारा एवं उसके सिरों के बीच विभवांतर में संबंध को ओम का नियम कहते हैं। क्या? किसी भी चालक, जो चालक है, में प्रवाहित धारा, जो उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, एवं उसके सिरों, दोनों सिरों के बीच विभवांतर में जो संबंध है, संबंध को ओम का नियम कहते हैं। आइए इसके आगे हम लोग जानते हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए अब तक हम लोग जो जाने, तो हम लोग क्या क्या जाने? अब तक हम लोग क्या क्या जाने? पहला जाने कि भी समानुपाते आई, दूसरा भी बराबर आई करने के लिए हमें एक नियतांक का आवश्यकता पड़ा, जिसका मान हमेशा एक ही रहेगा, एक समान ही रहेगा। इसका जो नियतांक का जो मान है वो बराबर रहता है।
अभी हम दिखाएंगे। तो हम ये भी प्रूफ करेंगे कि V बराबर आई आर कैसे हो गया। अगर V समानुपाती I था तो R लगाने पर V बराबर आई आर कैसे हो गया, क्योंकि ये विज्ञान है। आप लोग जब तक देखें ना तब तक उसको देख कर समझिए कि कैसे R लगाने पर ये जो I है ये V के बराबर हो गया, क्योंकि अभी तक तो ये समानुपाती था लेकिन अब ये बराबर हो गया। तो ठीक है, अब इसको हम अगर R का मान निकालने के लिए अगर फार्मूला हम बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो R को यहाँ पर रखेंगे तो ये I गुणे R है, तो इस I को हम जब बराबर के उस बगल पक्षांतरित करेंगे या इसे उस बगल भेजेंगे तो ये इस समय इसके R के साथ ये गुणा में है और इस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जब इधर जोड़ है तो उधर घटाना में चला जाएगा, इधर घटाना है तो उधर जोड़ में चला जाएगा, इधर गुणा है तो भाग में, इधर ये भाग में है तो उधर गुणा में चला जाएगा। R बराबर V बटे आई, R बराबर V बटे आई, तो ये हमने लिख दिया है R बराबर V बटे आई। अगर इसको I को उस बगल भेजेंगे तो ये फिर R गुणे आई हो जाएगा या I गुणे R हो जाएगा V बराबर। ठीक है, ये तो आप लोगों को आता ही होगा, ये मैथ का सबसे सरल चीज है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जानेंगे, अब अभी तक हम लोग ये सब जाने, तो अब हम जानेंगे ओम के नियम का सत्यापन कि ओम ने जो कहा क्या सही है, कहीं गलत तो नहीं ने कहा। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी जो पतली वाली बैटरी आती है छोटी वाली, वो कितने वोल्ट की होती है, वो होती है 1.5, मतलब 1.5 वोल्ट की ये बैटरी होती है। ठीक है, तो हम इसी से इसको शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये है सर्किट, हमने एक सर्किट बनाया। तो क्या इसमें धारा प्रवाहित होगा, नहीं होगा। इसमें धारा इसलिए प्रवाहित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सर्किट खुला हुआ है, इसको हमें सर्किट को बंद करना पड़ेगा। तो ये कुंजी बंद हो गया, अब इसमें से धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, तो हम लोग ये क्या है R, हम पहले बता दिए। ये प्रतीक किसका है, सिंबल किसका है, रेजिस्टेंस का। ये सिंबल किसका है, कुंजी का, मतलब स्विच का। ये A लिखा हुआ क्या है, एम्पियर है, जो कि सीरीज में है, और ये समांतर में है, पैरेलल में आपका V है। ठीक है, वोल्ट अर्थात विभवांतर। ठीक है, अब हम लोग इसको हम करेंगे। हमारे पास कितनी बैटरियां हैं, 1 2 3 4 बैटरियां हैं। हम लोग 4 बैटरी का इसमें देखेंगे, 1 2 3 4। तो ये क्या है, ये है नियंत्रक, धारा नियंत्रक। ऐसा है कि धारा नियंत्रक आपने अभी देखा इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार का या इसी के ऊपर इस प्रकार का, तो इस प्रकार का होता है, लेकिन हम इसको नहीं लिए हैं। मतलब एक जैसे कि इसको हम लोग आगे पीछे करेंगे तो इसका विभवांतर बदल जाएगा। तो हम लोग इसको विभवांतर कितना बदलेगा कितना नहीं बदलेगा ये हमारे पास वर्तमान में तो है नहीं, तो इसलिए बैटरी पे ही सीधे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम यदि इसको पहली बैटरी पर लगाएं तो पहली बैटरी का विभवांतर कितना हम बताएं, 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो अगर इसका विभवांतर 1.5 वोल्ट है, ठीक है, तो इसमें धारा कितना बहेगी, 1 एम्पियर। ठीक है, धारा 1 एम्पियर बहेगा। जब इसको हम हटाकर दूसरे पे लगाएंगे तो दूसरे पे कितना हो जाएगा, ये 1.5 का दूना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो स्वाभाविक सी बात है ये कितना एम्पियर हो जाएगा, 2 एम्पियर। यदि हम इसको 2 से हटाकर तीसरे पे अगर इसको लगा दें तो तीसरे पे कितना हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। बात समझिएगा। यदि अगर हम इसको यहां से हटाकर जितनी बैटरी है चारों का पूरे की पूरी विभवांतर अगर हम इसमें डाल दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 6, ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 न होकर ये हो जाएगा 3 दशमलव मान लीजिए 9।
क्योंकि इसमें हो सकता है कि कोई सर्किट जो तार का ज्वाइंट है संधि है वो ढीला हो, या तार हीट कर रहा हो, या कहीं और खपत होगा, तो इतना हम मान लें। तो अब हम इसको देखेंगे, R बराबर क्या है V बटे I, तो V कितना है 1.5 के बटे I में 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 1.5। ये क्या है R का मान, नियतांक का मान हम बताएं कि हमेशा एक ही रहेगा। दूसरा क्या है, दूसरा कितना है 3 विभवांतर है, और I कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 1.5, फिर वही आया। अगर हम इसको लें, यह है 4.5 और इसका कितना है 3, तो इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एक बार जाएगा 1, फिर दशमलव लग जाएगा। तो देखिए, तो 4.5 बटे 3 आया 1.5, 6 बटे 3.9 कितना आया 1.538, ठीक है। इसको हम लोग हटा लें तो ये क्या होगा, नियतांक बराबर हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि ये बराबर कैसे हो गया, तो ये बराबर का क्या है, हम लोग अगर V में I R कर किए हैं तो ये बराबर हम लोग मान ले हैं। तो अगर V बराबर वहां से उठाएं, मान लीजिए 1.5, तो बराबर I कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, 1, फिर इसमें गुणा कितने हो जाएगा, R कितना आया है 1.5, तो इसको हम हल करेंगे तो 1.5 बराबर 1.5 इकाई 1.5, ये क्या हुआ, इसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या हुआ बराबर हो गया, पक्ष और बायां पक्ष समान हुआ, मतलब कि RHS इक्वल टू LHS। तो हमारा उम्मीद है कि आप लोग को उनका नियम समझ में आ गया होगा।